नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। और सबसे पहले बात राज्यों के चुनावी जंग की। पंजाब के लिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट का ऐलान हो गया है। तीसरी लिस्ट आ गई है और सबसे बड़ी खबर उसमें से ये है कि मुख्यमंत्री चन्नी जो है वो 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। पहले ही वो चमकौर साहब से चुनाव लड़ रहे थे, भदौर से भी वो चुनाव लड़ेंगे। तो इन 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। हमारे साथ मेरे सहयोगी मोहम्मद गजाली इस वक्त जुड़ रहे हैं इस ताजा जानकारी के ऊपर और विस्तार के साथ। जो लिस्ट आई उसमें एक बड़ी खबर ये नजर आ रही है गजाली के 2 सीटों से मुख्यमंत्री चन्नी का चुनाव लड़ना, क्या इसके मायने हैं, क्या अहमियत है इन दोनों सीटों की, चमकौर साहिब और भदौर की? जी देखिए, चमकौर साहब तो उनका पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से वो करीब पिछले 3 बार से विधायक बने हैं और वो उनका गृह जिला भी है, वहीं के रहने वाले हैं। ये दूसरी जो सीट है ये मालवा क्षेत्र में आती है और कहीं ना कहीं क्योंकि आम आदमी पार्टी की पकड़ मालवा क्षेत्र पर अच्छी बताई जाती है, उनका सपोर्ट बेस मालवा जिले में रहा, मालवा के इलाके में रहा है जहां भदौर सीट अनाउंस हुई है। तो कहीं ना कहीं पार्टी की कोशिश ये भी है कि चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद जो पार्टी का उद्देश्य ये था कि एससी समुदाय के लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जा सके, क्योंकि पंजाब में उनकी संख्या सबसे ज्यादा है अगर देश के मुकाबले में देखें। तो इस तरह से मालवा क्षेत्र में भी अगर पार्टी को अपनी पकड़ मजबूत बनानी है तो मुख्यमंत्री जो सिटिंग है अगर उनको वहां से लड़वाया जाए, क्योंकि इसी मालवा क्षेत्र से भगवंत मान भी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरा है, उनको भी वहां से लड़वाया जा रहा है संगरूर जिले से। तो कहीं ना कहीं इस जिले से चरणजीत सिंह चन्नी को लड़वाने का एक कारण ये हो सकता है कि आप मालवा क्षेत्र में भी पार्टी अपना बेस या उसके रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे। और गजाली ये भी है कि ये दोनों सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक तरह से एक सेफ सीट इनको दी गई है और 2 जगहों से चुनाव लड़ाया जा रहा है। ये भी एक इस तरह से कहते हैं कि एक सेफ्टी मेजर है। तो ये भी समझा जाए कि मुख्यमंत्री पद के लिए जो उम्मीदवार घोषणा करने की बात हो रही थी, तो ये लग रहा है अब कि चन्नी ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि इनको इस तरह से 2 सीटों से चुनाव लड़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि पार्टी ने अभी तक कोई डायरेक्ट ऐसी हिंट की नहीं है कि उनके मुख्यमंत्री चेहरे का उम्मीदवार या दावेदार कौन होगा, लेकिन आज की लिस्ट से ये जरूर समझा जा रहा है कि पार्टी ये चाहती है कि चरणजीत सिंह चन्नी इस चुनाव में विजयी हों या वो हारे नहीं। इसीलिए एक तो उनकी सेफ सीट या पेट सीट जो चमकौर साहिब है वहां से उनको लड़वाया जा रहा है, और दूसरी कोशिश है कि अगर चरणजीत सिंह चन्नी दोनों ही सीट से जीत जाते हैं और दूसरी तरफ जो इनके दूसरे उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री के पद के नवजोत सिद्धू, वो पहले ही विक्रम मजीठिया के साथ कॉन्टेस्ट में है या विक्रम मजीठिया उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो वहां पर भी एक प्रेस्टीज बैटल है। लेकिन 2 सीटों से चरणजीत सिंह चन्नी को पार्टी ने जो लड़वाने का निर्णय लिया है उससे कहीं ना कहीं ये हिंट दिया जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी पार्टी के लिए कितनी अहमियत रखते हैं, या कहीं ना कहीं उनको एक तरह से सीएम पद दावेदारी के लिए कंसीडर भी किया जा रहा है। जी, और लगातार जो ये सीएम पद के उम्मीदवार के घोषणा करने की बात हो रही थी, बहुत सारी आवाजें आ रही थी कि घोषणा की जाए, बहुत सारी लोग कह रहे थे कि घोषणा ना की जाए, और किस तरह से सिद्धू इसके बारे में आवाज उठाते रहे हैं ये भी देखा गया है। लेकिन अब एक तरफ से भले ही कांग्रेस पार्टी कुछ खुल के नहीं कह रही है, पर लग रहा है कि इसके बाद जो ये आवाजें उठ रही थी वो भी अब थोड़ा थमेंगी। गजाली जी, हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे खुद राहुल गांधी के टीम के एक सदस्य या उनके करीबी युवा नेता ने एक ट्विटर पोल करवाया। इससे पहले कुछ ही दिन पहले, कल परसों की बात है कि द्वाबा का जो इलाका है, नवा शहर, जलंधर, होशियारपुर, इसमें से किसी एक जिले के जो युवा कांग्रेसी नेताओं का संगठन है उस जिला इकाई ने भी एक पत्र कांग्रेस हाईकमान को लिख के भेजा था कि चरणजीत सिंह चन्नी को ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। नवजोत सिंह सिद्धू के अपने विधायकों के साथ क्या रिश्ते हैं या किस तरह के संबंध हैं, क्योंकि कई विधायक और कई मंत्री उनकी आलोचना करते रहे हैं, और चरणजीत सिंह चन्नी पे जब उनके भांजे पे जब ईडी की रेड हुई थी तो उनके सपोर्ट में भी कई एमएलए, कई मंत्री आए थे। तो कहीं ना कहीं जो पावर सेंटर की बात है कि उनकी अपने विधायकों या मंत्रियों के साथ दोनों नेताओं की में से किसकी ज्यादा अच्छी रिश्ते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं चरणजीत सिंह चन्नी बढ़त बनाते हुए दिखते हैं कि उनके साथ विधायकों की सपोर्ट है या उनके रिश्ते विधायकों से अच्छे हैं। तो इन चीजों को भी जरूर कंसिडर करके पार्टी कहीं ना कहीं ये हिंट देना चाह रही है कि चरणजीत सिंह चन्नी उनके
मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं। जी, और एक और खबर आ रही है, जो लिस्ट आई है उससे ये भी साफ है कि कांग्रेस ने नवाशहर के विधायक अंगद सिंह का टिकट काटा है। मौजूदा विधायक अंगद सिंह का जो टिकट कटा है उसकी जगह पर सतबीर सिंह सैनी को उम्मीदवार बनाया गया है। ये रायबरेली की कांग्रेस विधायक अदिति सिंह के पति हैं अंगद सिंह, और ये जो अंगद सिंह का टिकट कटा है इसके क्या मायने हैं गजाली? पार्टी ने इस बार कई ऐसे विधायक थे जो सिटिंग विधायक थे, उनको टिकट दी थी। अंगद सैनी भी सिटिंग एमएलए थे नवाशहर से, लेकिन जिस तरह से उनकी पत्नी कांग्रेस से भाजपा में चली जाती हैं और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट जो अमेठी की सीट है वहां से रायबरेली से, और इसके वजह से उनके जो तेवर दिख रहे थे भाजपा में जाने के बाद, उन्होंने बहुत आलोचना भी की है पार्टी की। तो कहीं ना कहीं सबसे आखिरी लिस्ट में भी जब अंगद सैनी का नाम नहीं आया तो ये चर्चाएं जोर पकड़ रही थी कि उनका टिकट काटा जा सकता है। तो जो लोग बगावत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, उनको कहीं ना कहीं पार्टी एक सबक भी सिखा रही है कि आप लोगों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, चाहे आप खुद करें, आपके परिवार में हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंगद सैनी के परिवार में ये बगावत हुई है। खुद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के सगे भाई हैं, उन्होंने भी एज एन इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन फाइल कर दिया, और कई सीटों पे कांग्रेस को ऐसे बागी नेताओं के स्वर झेलने पड़ रहे हैं। लेकिन इस टिकट की जो फाइनल लिस्ट आ गई है, बाकी 8 सीट जो बचे थे इसमें अंगद सैनी का नाम ना होना, ये चर्चाएं पहले भी थी कि इनकी धर्मपत्नी की जो पार्टी स्विच करने की बात हुई है यूपी में, उससे इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि खामियाजा भुगतना पड़ रहा है अदिति सिंह के कांग्रेस छोड़ने का, जो बीजेपी में जा चुकी हैं। शरद भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हमारे सहयोगी शरद शर्मा। शरद, बीजेपी ये जो कांग्रेस की लिस्ट आई है पंजाब के लिए, उसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं, और एक तो यही जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि अंगद सिंह का टिकट कटा है और सतबीर सिंह सैनी को इसमें उम्मीदवार बनाया गया है। तो इस वक्त शरद हमारे साथ नहीं है, पर जैसा गजाली बता रहे थे कि खामियाजा एक तरह से भुगतना पड़ रहा है अंगद सिंह को, क्योंकि उनकी पत्नी हाल ही में अदिति सिंह जो है वो बीजेपी में जा चुकी हैं। शरद, कांग्रेस की इस लिस्ट में एक तो मुख्यमंत्री 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, अब 2 सीटों से, दूसरे के जो टिकट कटे हैं जिसमें कि अंगद सिंह का एक नाम सामने आ रहा है खुलकर, उनको एक तरह से खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उनकी पत्नी ने बगावत करके वो बीजेपी में जा चुकी हैं, तो इसकी किस तरह से इसका आप आंकलन कर रहे हैं? देखिए, औपचारिक रूप से तो जाहिर सी बात है अभी तक कुछ नहीं कहा गया है और ऐसे मामलों में कुछ कहा भी नहीं जाता है, लेकिन अटकलें पहले से ही लग रही थी कि जब सिटिंग एमएलए हैं वहां से अंगद सिंह, तो फिर उनकी टिकट किस कारण से रोकी हुई है। तो अटकलें ये लग रही थी कि कांग्रेस आलाकमान जो है, क्योंकि उसके लिए रायबरेली एक प्रतिष्ठा की सीट थी और उसी सीट से अदिति सिंह विधायक थी, और वो विधायक रहते हुए पार्टी छोड़कर बीजेपी चली गई, तो इसी वजह से अटकलें पहले से लग रही थी। लेकिन अब जब टिकट कट गया है तो वो जो अटकलें लग रही थी वो सही साबित हुई कि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत थी, क्योंकि अभी तक जो खबर आ रही थी वो ये थी कि अंगद सिंह के बारे में और कुछ नेगेटिव नहीं है जिसकी वजह से उनका टिकट रोका गया है। लेकिन टिकट रुका हुआ है तो जाहिर सी बात थी कि कुछ कारण होंगे, तो अब टिकट काट दी गई है। तो अब ये देखना होगा कि अंगद सिंह जो है अब क्या करेंगे, क्या उनके पास कोई और विकल्प है, जैसे कि उनकी पत्नी के पास था बीजेपी में जाने का और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने का। तो अभी ये देखना होगा कि अब अंगद सिंह क्या करेंगे, लेकिन ये टिकट काट दी गई है और जब तक औपचारिक रूप से कुछ ना कहा जाए या स्थिति स्पष्ट ना की जाए तब तक यही चर्चा चलेगी कि क्योंकि अदिति सिंह बीजेपी चली गई और रायबरेली की वो विधायक थी, तो इसलिए उनके पति का नवाशहर से यानी यूपी का कनेक्शन पंजाब में लगा और टिकट जो है वो अंगद सिंह की काट दी गई है। सतबीर सिंह सैनी जो है वहां से उनको जो है उम्मीदवार कांग्रेस ने घोषित कर दिया है और अब बस 2 दिन रह गए हैं, 31 तारीख और 1 तारीख, जब नॉमिनेशन भरने की आखिरी डेट है पंजाब में। जी, धन्यवाद आपका शरद। और गजाली, कांग्रेस की जो तीसरी लिस्ट आई है पंजाब की, उसमें कई बातें खास हैं, जैसे मुख्यमंत्री चन्नी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे और साथ साथ ये कि अंगद सिंह जो है नवाशहर के विधायक, उन्हें टिकट नहीं दिया गया, उनका टिकट कटा है। उनकी पत्नी के कांग्रेस छोड़ने और भाजपा में जाने का खामियाजा शायद उन्हें भुगतना पड़ रहा है। इस वक्त इसकी बात में एक ब्रेक ले रहे हैं हम।
मणिपुर में बीजेपी सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया है। कुछ मौजूदा विधायकों का टिकट काटा गया है और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए 16 विधायकों में से 10 को ही बीजेपी का टिकट मिला है। एक तरफ जहां टिकट पाने वाले खुश हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मायूस हुए हैं, जिनका टिकट कटा है या जो पार्टी बदलकर आए थे बीजेपी में, वो जमकर विरोध भी कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी रत्नदीप इस पर और जानकारी के लिए। जो टिकट जिन लोगों के कटे हैं और वो लोग जो कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे, जिन्हें उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगा, उनमें से कुछ लोग हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला है। रत्नदीप, तो 16 में से 10 को ही टिकट मिला है, तो वो 6 हो गए। 2 और लोगों के टिकट कटे हैं जो कि पहले से ही विधायक हैं। तो इनके बारे में क्या डिटेल्स है और किस तरह का विरोध वहां नजर आ रहा है इन लोगों में? सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं वो है जो विरोध अब नजर आ रहा है। आज दोपहर को जब जो मणिपुर चुनाव के लिए जो लिस्ट जारी किया गया था बीजेपी हेडक्वार्टर से, नई दिल्ली से, और जो 60 विधानसभा क्षेत्र हैं, 60 के 60 विधानसभा क्षेत्र में इस बार बीजेपी अपने उम्मीदवार खड़ा कर रही है। और पिछले बार जो 2017 के चुनाव हुए थे उसमें 21 उम्मीदवार उनके चुन के आए थे और इसके बाद उन्होंने नंबर जोड़ के अपना सरकार बनाया था। 5 साल की सरकार चली, मगर अभी ये जो लिस्ट है ये निकलने के बाद ही बीजेपी जो इंफॉल वैली और इसके आसपास के कुछ इलाकों में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। छिटपुट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। 1-2 जगह पे जो होपफुल थे पार्टी जो टिकट होपफुल थे, जिनको उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलेगा और उनको डिनाई किया गया है, तो उनके जो समर्थक हैं उन्होंने कुछ जगह पे रैंसैक किया। एक जगह पे पार्टी ऑफिस को, 1-2 जगह पे जहां पे एफईजी जलाई गई जो बीजेपी के दिग्गज नेताओं की, कुछ जगह में प्रोटेस्ट रैलीज हुए और इस तरह से एक प्रोटेस्ट का माहौल बनता हुआ मणिपुर में। मगर अगर राज के जो दिग्गज नेता है, 1-2 नेताओं से हमने फोन पे बात की और उनका ये कहना है कि ये प्रोटेस्ट कुछ सरप्राइज नहीं है उनके लिए, जबकि कांग्रेस और बीजेपी जैसे राष्ट्रीय दलों में इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं, क्योंकि सबको एकोमोडेट करना इतना इजी नहीं होगा। और इसलिए इस बार जब जो टिकट्स दिए गए हैं, जो बांटे गए हैं, उसमें विनेबिलिटी, कैंडिडेट का विनेबिलिटी को ही सबसे प्रमुख एक प्रायोरिटी दिया गया है, ऐसा सूत्रों के मुताबिक हमें खबर लग रही है। क्योंकि बीजेपी इस बार चाहती है कि मणिपुर में वो सिर्फ चुनाव नहीं जीते, मगर बीजेपी की ये भी कोशिश रहेगी कि पूरी तरह से बहुमत मिले मणिपुर में, ताकि जोड़ तोड़ की सरकार न बनानी पड़े। इस बार खुद की मजबूत सरकार बनाने की एक उम्मीद बीजेपी की है और उस पर खड़े उतरने के लिए ये जो चुनावी जो 60 सीट है इनमें ये उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। मगर अगर हम प्रोटेस्ट की बात करें तो प्रोटेस्ट भी ज्यादातर ऐसे क्षेत्र में हो रहे हैं जहां पे की जो कांग्रेस टर्न कोर्स हैं, जो कि पिछले 5 सालों में 16 कांग्रेस विधायक कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं, तो इनको प्रायोरिटी मिली है, ऐसा दावा है कुछ बाकी जो पुराने बीजेपी नेताओं के। और इनमें से 16 में से 10 लोगों को टिकट मिला है, तो इसलिए उन इलाकों में कुछ प्रोटेस्ट है। इसके साथ साथ बीजेपी का अगर पूरा लिस्ट आप देखें तो ये जो 60 कैंडिडेट है, इनमें 23% ऐसे लोग हैं जो कि बीजेपी में नहीं थे। पिछले 5 सालों में वो बीजेपी छोड़ के दूसरे पार्टियां छोड़ के बीजेपी में आए हैं। इसमें 10 कांग्रेस से हैं और 4 अन्य पार्टी से हैं। तो ये जो टर्न कोर्स की इशू है, ये एक इशू रहेगा। जबकि कांग्रेस सूत्रों से हमें जो खबर लग रही है कि कांग्रेस ने अब तक 60 सीटों में 40 सीटों में ही अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। तो कुछ बीजेपी के जो नेता हैं जिनको टिकट नहीं मिला है, शायद वो कांग्रेस में वापस आ सकते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कांग्रेस से गए हुए थे बीजेपी में, क्योंकि कांग्रेस ने एक बाकी 5 पार्टियों के साथ एक ग्रैंड अलायंस भी बनाया है। जो छोटे पार्टीज हैं, लेफ्ट पार्टीज हैं, उनके साथ एक ग्रैंड अलायंस भी मणिपुर इलेक्शन के लिए बनाया है। और बीजेपी की जो एलाई है सरकार में, एनपीपी, कॉनरेड संगमा की पार्टी, जो कि इस बार इस चुनाव में एक डार्क हॉर्स के रूप में उभर के आ रही है। पिछले बार चुनाव में वो किंग मेकर थे और इस बार वो सोलो है। पिछले बार भी उन्होंने अकेले लड़ा था और पोस्ट पोल अलायंस किया था, मगर इस बार कॉनरेड संगमा की पार्टी ने ये कहा है कि हम एलाई जो बीजेपी के
नेता जो अच्छे हैं, जिनको टिकट नहीं मिल रहा है, उनको भी हम टिकट देने के लिए तैयार है। तो एक माहौल बनता हुआ अगर बीजेपी के नेताओं के साथ, जिनके साथ मेरी बात हुई है, उनका ये दावा है कि ये ज्यादा पोल प्रोस्पेक्ट्स पे इफेक्ट नहीं करेगा, ये एक्सपेक्टेड लाइन में था। और इसीलिए पिछले 2 दिनों से जो राज बीजेपी हेडक्वार्टर है, उसके चारों तरफ जो सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी बंदोबस्त है, उसको बहुत ही जोरदार कर दिया गया है और आज से डिप्लॉयमेंट और भी बढ़ गया है। अगर नेताओं की बात करें तो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह अपने ट्रेडिशनल हैंगांग कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ेंगे और उनके मंत्रिसभा में उनके बाद जिनका नाम आता है विश्वजीत सिंह, वो अपने ट्रेडिशनल थंगजू सीट से लड़ेंगे। और उसके साथ साथ इस बार जो टर्न कोर्ट्स हैं, इनमें सबसे प्रमुख हैं गोविंद दास कंथोजाम, जो कि कांग्रेस के मुखिया हुआ करते थे मणिपुर में, फिर वो बीजेपी आ गए, वो भी लड़ रहे हैं। इसके साथ 1-2 युवा कांग्रेस एमएलए जो बीजेपी में आ गए थे, वो भी लड़ रहे हैं। तो काफी दिलचस्प है। फुटबॉलर सोमताई साइजा, जो भारतीय फुटबॉल टीम के मिडफील्डर थे, वो भी बीजेपी टिकट से इस बार लड़ रहे हैं। जी, धन्यवाद आपका रत्नदीप इस पूरी विस्तार जानकारी के लिए। तो ये है मणिपुर का हाल, और जो लोग वहां पर जिन्हें टिकट नहीं मिला है वो विरोध कर रहे हैं। काफी टर्न कोड्स हैं, यानी जो दल बदल कर भी आए हैं, और किस तरह से वहां पे चुनाव में सीटों का बंटवारा हो रहा है, टिकट मिल रहे हैं, इसकी जानकारी दे रहे थे रत्नदीप। और अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पे हैं। यूपी चुनाव में पाकिस्तान और जिन्ना की एंट्री तो हो ही चुकी थी। ऐसे में अब मुगल और जिन्ना को लेकर मेरठ के युवा क्या सोचते हैं, ऐतिहासिक गांव अमरसिंहपुर के युवाओं के इरादे को जानने की कोशिश की है रवीश रंजन शुक्ला ने। मैं इस वक्त मेरठ शहर के अमरसिंहपुर गांव में मौजूद हूं। ये बहुत ही ऐतिहासिक गांव है। यहां पर महात्मा गांधी जी भी आ चुके हैं। आज उनकी शहादत दिवस है। उस मौके पर आज इस गांव के हम नौजवानों से बात करेंगे कि उनके क्या क्या मुद्दे हैं। इस गांव के तमाम सारे जो नौजवान हैं, आप देख सकते हैं, अलग अलग जगहों पर पढ़ाई किए हैं, डिग्री लिया हुआ है इन लोगों ने। और आज इनसे हम बात करेंगे कि इस चुनाव में क्या रोजगार, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य भी कोई मुद्दा है, या सिर्फ हिंदुत्व, महात्मा गांधी जी, गोडसे, जिन्ना, यही सारे मुद्दे हैं। तो आज युवाओं से बात करेंगे। सबसे पहले युवाओं को पढ़ाने वाले मास्टर साहब से बात करेंगे। मास्टर साहब, क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार जी। राजेंद्र कुमार जी, कहाँ पर आप पढ़ाते हैं? अभी क्या हालत है? हमारा सबसे मेन मुद्दा यह है कि हमारे देश के अंदर जो बेरोजगारी फैली हुई है, ये सबसे मेन मुद्दा है। चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, सभी को रोजगार मिलना चाहिए। अगर रोजगार हमारे पास होगा तो हमारे देश के बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। तो रोजगार तो मिल रहा है, रेलवे में मिल रहा है, स्कूल में भर्ती हो रही है। मैं एक शिक्षक हूँ, मदरसा बोर्ड का शिक्षक हूँ, मानदेय पे लगा हुआ हूँ। कम से कम 5 वर्ष हो चुके। आज तक हमें जो है केंद्र सरकार से जो मानदेय मिलता था वो 12,000 मिलता था। आज तक 1 रुपया नहीं मिला। क्यों? केंद्र की सरकार ने, पता नहीं क्यों, जबकि 40% इस मदरसा बोर्ड के अंदर हिंदू लोग नौकरी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। इस तरह की हम मानसिकता कोई भी अगर रखता है तो गलत है। भाई, शिक्षक का पद सबसे बड़ा होता है, और शिक्षक को जब पढ़ाएगा उसे उसके बदले में कुछ वेतन नहीं मिलेगा तो कब तक फ्री पढ़ाएगा। लेकिन मैं आज तक भी 5 साल से फ्री पढ़ा रहा हूँ। चलिए, बहुत उम्मीद के ऊपर, और ये चाहता हूँ कि सरकार न जाने दे ही देगी थोड़ा बहुत पैसा, लेकिन आज तक भी केंद्र सरकार ने कोई पैसा हमें नहीं दिया। और मैं चाहता हूँ कि देश की सरकार अगर आगे को भी आना है तो हमारे भी सुने। शिक्षा, हम इस भविष्य का निर्माण करते हैं। बिल्कुल, इसलिए सरकार को चाहिए कि देखिए, शिक्षक की ये बात है, इनको जरूर सुनना चाहिए। कुछ और नौजवानों से अब बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मनोज कुमार। मनोज जी, ये बताइए, कितना पढ़े हैं, क्या कर रहे हैं? सर, मैंने डबल MA कर रखा है, हिंदी प्लस पॉलिटिकल प्लस LLB प्लस B.Ed। इतनी सारी डिग्रियां ले रखी हैं, तो नौकरी भी अच्छी कर रहे होंगे कहीं? सर, कहीं नहीं नहीं कर। कहाँ मिलेगी? टेट का पेपर देने जाते हैं, पहले उससे पहले ही लीक हो जाते हैं। नौकरी कहाँ करेंगे बताओ? आप लगवाओगे? आप दिलाओ, सरकार दिलाए, कहीं भी दिलाए, हम तो तैयार हैं। ये कोई मुद्दा है आप लोगों के बीच में कि बस वीडियो देख के और जिन्ना, मुगल और हिंदुत्व, ये सारा? हमारा बेरोजगारी का मुद्दा है बस। हमें रोजगार चाहिए बस। ये सब कोई मुद्दा नहीं है सर। अच्छा, ये तो इनका अपना पर्सनल मुद्दा है। आप एक दूसरे को भिड़ाने का काम करते हैं। तो चलिए, कुछ और युवाओं से बात करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? सर, खेती कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मास कम्युनिकेशन मैंने IMT इंजीनियरिंग कॉलेज मेरठ से किया हुआ है। मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं? हाँ जी, मास कम्युनिकेशन तो किया आपको हुआ तो पत्रकारिता करनी चाहिए। सर, पत्रकारिता करनी चाहिए, इसलिए नहीं करी क्योंकि पत्रकारिता में भी जो है अच्छा पैसा नहीं मिल रहा था स्टार्टिंग में कहीं पे भी।
दूसरी चीज सरकार से कहना चाहता हूँ, जो हमारी समस्याएं हैं, जो ये फ्री का गेम सारी सरकार खेल रही है ना, कोई पोस्टर ये लगा रहा है, कोई वो लगा रहा है कि ये फ्री देंगे, हम वो फ्री देंगे, हम स्कूटी देंगे, हम बिल माफ करेंगे, हम कोरोना काल का बिल सफा करेंगे। ये बिल्कुल गलत है। फ्री क्यों दे रहे हो? फ्री शिक्षा और एजुकेशन, दो चीज फ्री मिलनी चाहिए देश के युवाओं को, बाकी कुछ नहीं मिलना चाहिए। इस चुनाव में जाति और धर्म को मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग किस मुद्दे पर खड़े हैं? देखो, जाति की तो कोई बात ही नहीं है हमारे यहाँ गांव में। अच्छा जी, हमारे यहाँ तो सिर्फ एकता है और इसमें जो है बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, महंगाई है। बताओ, तेल 200 रुपये लीटर हो गया है जी। बताओ, गांव में होता हुआ यहाँ पे जी, ताकि यहीं से ही शुरू होती है सरसों बुनी और ये हमें दे रहे 200 रुपये लीटर। जो चीज बीत चुकी है, 100 साल 1000 साल पुरानी बातें की जा रही है, उसे दोहराया जाता है। क्या चर्चा होती है? देखो, हम तो चाहते हैं युवाओं को जितना भी रोजगार मिलेगा उतना ही अच्छा है। ये जो भी है मुद्दा हिंदू मुस्लिम ना, हम इसके इच्छुक। सरकार किसी क्या है कि युवाओं को रोजगार मिले, शिक्षा सही मिले, और कुछ नहीं हमारा मुद्दा। ना हमें किसी के कोई धर्म से मतलब, ना जाति से मतलब। चलिए, ये हैं अमर सिंहपुर गांव के जो नौजवान, वो अपनी बात करें। उनका कहना है कि ना तो उनको मुगल से मतलब है, ना उनको जिन्ना से मतलब है, ना उनको धर्म से मतलब है, ना उनको जाति से मतलब है। उनको अपने रोजगार से मतलब है, उनको अपने शिक्षा से मतलब है। अमर सिंहपुर गांव से, मेरठ से प्रेम सिंह जी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुलंदशहर में एक रैली को संबोधित किया है। इस दौरान समाजवादी पार्टी, BSP और कांग्रेस तीनों पर ही निशाना साधा और कहा कि चाचा भतीजे की पार्टी के लिए सैफई परिवार का विकास ही सब कुछ था, बहन जी के लिए भतीजे का विकास ही सब कुछ था, और भाई बहन की पार्टी को आपदा आने पर भारत की याद नहीं आती, उन्हें इटली की याद आती है। चाचा भतीजे की पार्टी के लिए विकास तो सैफई परिवार का विकास ही उनका सब कुछ था। वे उससे बाहर ही नहीं निकल सकते थे, उससे बाहर उन्होंने देखा ही नहीं था। और बहन जी के लिए तो भतीजे का विकास ही सब कुछ था। भाई बहन की पार्टी के लिए तो जब कोई आपदा आती है तब उनको भारत याद नहीं आता, भारत के नागरिक याद नहीं आते, तब उनको इटली में नानी याद आती है। 5 साल तक जो अपने बिलों के अंदर डूबे हुए थे, चुनाव आते ही अब फिर सिर उठा करके गर्मी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम कि 10 मार्च के बाद ये गर्मी शांत हो जाएगी। ये तो डबल इंजन की सरकार है, इसमें माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। यहां पर तो हर व्यक्ति के सम्मान की रक्षा होगी, सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर निशाना साधा और ट्वीट करके कहा, बाबा जी की ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी के आपराधिक छवि के उम्मीदवारों का शतक पूरा होने में बस एक की कमी। अब तक आपराधिक छवि के 99 उम्मीदवारों को टिकट दे चुकी है बीजेपी। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर भारत ही नहीं, दुनिया भर में लोग बापू को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज राजघाट स्थित बापू की समाधि पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बापू को श्रद्धांजलि दी। और दिल्ली में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शाम के वक्त सर्वधर्म प्रार्थना सभा में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे।
और राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे। जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा हैं। #गांधी फॉरएवर। और राहुल गांधी के इस ट्वीट पे संबित पात्रा ने पलटवार किया है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी कहीं ना कहीं ये हिंदू बैशिंग करके एक सैडिस्टिक प्लेजर का अनुभव करते हैं। कहीं ना कहीं हिंदुओं के खिलाफ ट्वीट करना, उनके खिलाफ बोलने से उनको एक परम आनंद की अनुभूति होती है। ये दुखद है। और अंत में सिर्फ एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस है राहुल गांधी जी के लिए कि राहुल जी, आप जिस शिद्दत से, जिस परिश्रम से ये हिंदुओं के खिलाफ आप अनर्गल ट्वीट करते रहते हैं, जिस परिश्रम और शिद्दत से, अगर उसके 1/4 परिश्रम आप जमीन पे करें तो हो सकता है इन 5 राज्यों के चुनाव में कोई 3-4 सीट आपको कहीं से मिल जाए। यू आर ओनली ऑन ट्विटर एंड नॉट ऑन ग्राउंड। और अब आपको दिखाते हैं असम का एक वीडियो। ये है असम के गोलाघाट का वीडियो जो काफी वायरल है। इसमें एक बच्ची हथिनी का दूध पीने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। वो काफी देर तक उसके साथ खेल करती है, बॉल के साथ भी खेल रही है और हथिनी उसके साथ बिल्कुल वैसा बर्ताव कर रही है जैसा 2 दोस्त आपस में करते हैं। खाई दे, आप खाई दे।